हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। क्लास 12th का हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। टर्म 2 एग्जाम्स हमारे 26 अप्रैल के बाद हैं। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग टर्म 2 के हम लोग इलेक्ट्रो पढ़ चुके हैं, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ चुके हैं, डीएनएफ ब्लॉक पढ़ चुके हैं और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास में सरफेस केमिस्ट्री भी पढ़ चुके हैं। यस, हम लोग 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब बच रहे हैं 2 चैप्टर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइंस। उसके लिए भी बहुत अच्छी न्यूज़ है जो बहुत जल्दी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आज हम लोग हमारे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के कंपाउंड्स में नोमेनक्लेचर तक सीख चुके थे और आज हम लोग आगे चलते हैं और एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब आइसोमेरिज्म तो जब से आप लोग बाल अवस्था में थे आपके, और जब तक आप लोग बालक थे 9-10 के, तब से जानते हो कि सर आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है। मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन उन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिन कंपाउंड का सेम होता है, लेकिन उन मॉलिक्यूल्स में एटम का जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। सो बेसिकली ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन उनके एटम्स का डिफरेंट अरेंजमेंट है, जिसकी वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? मतलब इवन दो इन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है, लेकिन इनमें अगर एटम्स की पोजीशनिंग अलग हो जाए, यानी आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके आसपास अगर लिगेंड की पोजीशन बदल जाए, काउंटर आयन की पोजीशन बदल जाए, तो इनकी प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का चेंज आ जाता है। एंड ऐसे को आइसोमर बोलते हैं। ये कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर, दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल मतलब हम लोग स्ट्रक्चर में चेंजेस देखेंगे, और गाइस स्टीरियो का मतलब तो आप लोग हेलो अल्केन हेलो अरीन में भी मेरे साथ पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। मतलब यहां पर हम लोग 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट की बात करेंगे। मतलब कि अगर आप यहां पर देखें तो ये मान लीजिए अगर आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है, तो ये तीनों एक्सिस को अगर मैं एक साथ कंसिडर करूं तो ये 3D हो गया। तो यहां पर हम लोग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स की बात करेंगे। तो आपके आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। आइसोमेरिज्म क्या होता है? कंपाउंड, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अलग अलग है। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। अगेन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लोग सेम मानेंगे लेकिन इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस रहेगा, इनके स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में डिफरेंस रहेगा। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और कितने टाइप के होते हैं सर? सबसे पहला होता है आपका आयोनाइजेशन आइसोमर। देखो नाम से समझ में आ रहा है दैट इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन इनकी आयोनाइजेबिलिटी डिफरेंट होगी। इन लोगों की आयोनाइजेबिलिटी डिफरेंट होगी। सर आयोनाइजेबिलिटी का मतलब तो कैटायन एनायन में टूटना होता है। हाँ, तो यहां पर आप फोकस करो कि इन दोनों कंपाउंड्स में एक एक कोबाल्ट है, 5-5 अमाइन है, एक एक ब्रोमीन है और एक एक सल्फेट है। लेकिन जब आप इसको तोड़ोगे तो यहां पर आपका जो कोबाल्ट है वो NH3 और SO4 के साथ में ये पॉजिटिव अलग हो जाएगा और Br नेगेटिव यहां पर अलग हो जाएगा। ये इस प्रकार आयोनाइज होगा। लेकिन जब आप इसका आयोनाइजेशन देखेंगे तो आप यहां पर ऑब्जर्व करेंगे कि यहां पर CONH3 Br डाई पॉजिटिव अलग निकला और SO4 डाई नेगेटिव अलग निकला। मतलब देखो दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन इनके काउंटर आयन और लिगेंड ने पोजीशन एक्सचेंज कर ली। यहां पर ब्रोमीन काउंटर आयन है लेकिन यहां पर ब्रोमीन लिगेंड है। यहां पर ब्रोमीन लिगेंड होने की वजह से आयोनाइज नहीं हुआ, यहां पर ब्रोमीन लिगेंड होने की वजह से आयोनाइज हो गया। यहां पर सल्फेट लिगेंड है इसलिए आयोनाइज नहीं हुआ, लेकिन यहां पर सल्फेट काउंटर आयन है इसलिए ये आयोनाइज हो गया। तो इनकी आयोनाइजेबिलिटी डिफरेंट हो गई, इसलिए आयोनाइजेशन आइसोमर।
गाइस बोर्ड एग्जाम टर्म 2 हो या जेई हो, क्वेश्चन देखे गए हैं। नीट में इतने ज़्यादा मैंने क्वेश्चन इस पर नहीं देखे, लेकिन फिर भी चांसेस पूरे पूरे बनते हैं, तो इस चीज़ के एग्जाम्पल्स को खास तौर पर याद रखना। दूसरा होता है लिंकेज आइसोमर। अब नाम समझ में आ रहा है, लिंकेज मतलब यहां पर आप लोगों का जो लिगेंड होगा वो एम्बीडेंटेड टाइप का होगा। ये आपको कहां देखने को मिलता है? ये आपको एम्बीडेंटेड, DNTAT, एम्बीडेंटेड लिगेंड के अंदर देखने को मिलेगा। देखो यहां पर भी कोबाल्ट है, कोबाल्ट है, 5 अमाइन है, 5 अमाइन है, क्लोरीन के 2 काउंटर आयन, क्लोरीन के 2 काउंटर आयन, सब कुछ सेम है। लेकिन हैव अ लुक एट दिस NO2 लिगेंड, नाइट्रीटो। आपके इस लिगेंड को क्या बोलते हैं? नाइट्रीटो। यहां पर नाइट्रीटो लिखा गया है NO2 से, मतलब यहां पर आपके कोबाल्ट से नाइट्रोजन लिंक कर रहा है, मतलब यहां पर आपका लिगेंड जो है ये नाइट्रीटो N टाइप का है। लेकिन यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपके कोबाल्ट के साथ में ONO है, तो ये भी नाइट्रीटो है, तो ये भी नाइट्रीटो, लेकिन ये नाइट्रीटो O है, मतलब यहां पर आपके कोबाल्ट से इस NO2 लिगेंड का ऑक्सीजन लिंक कर रहा है, तो इसको बोलते हैं लिंकेज आइसोमर, यानी कि ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन उनके सेंट्रल मेटल एटम से जो एम्बीडेंटेड टाइप का लिगेंड है उसमें अलग अलग एटम लिंक कर रहे हैं। एक में नाइट्रोजन कर रहा है तो एक में ऑक्सीजन कर सकता है, तो ये दोनों एक दूसरे के लिंकेज आइसोमर की कैटेगरी में आएंगे और हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर, इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमर। नाउ गाइस कोऑर्डिनेशन आइसोमर के अंदर क्या होता है? आपकी ये जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी होती है इनमें आपके लिगेंड्स अपने कोऑर्डिनेशन एंटाइटी को ही एक्सचेंज कर लेते हैं। मतलब कि अगर आप यहां पर इस कंपाउंड में ऑब्जर्व करें, अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसा कतई नहीं है कि आपके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें सिर्फ कैटायन या एनायन ही कोऑर्डिनेशन एंटाइटी हो और एक काउंटर आयन हो। कभी कभी आपका काउंटर आयन भी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के फॉर्म में रह सकता है, तो ऐसे कंपाउंड्स भी देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी हम लोगों को इस पे इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इसलिए मैंने आपको ये अभी इतना डिटेल में नहीं कराया, बट ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और ये आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। यहां पर आप देखो, यहां पर आपका सेंट्रल मेटल एटम है आपका क्रोमियम। इस क्रोमियम के साथ में 6 अमाइंस जुड़े हुए हैं और यहां पर है आपका कोबाल्ट और इस कोबाल्ट से 6 साइनो जुड़े हुए हैं। ये एक आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। लेकिन अगर मैं इनके आइसोमर की बात करूं तो आइसोमर में क्या हुआ? अब आपके 6 अमाइन से, अब आपके 6 अमाइन से, जैसे यहां पर आपके 6 अमाइन से क्रोमियम जुड़ा हुआ था, अब आपके 6 अमाइन से यहां पर कोबाल्ट जुड़ गया, यानी सेंट्रल मेटल एटम ने पोजीशन स्किप कर ली, स्विच कर लिया आई वुड से। कोबाल्ट चला गया क्रोमियम की जगह और क्रोमियम चला गया कोबाल्ट की जगह। पहले कोबाल्ट से 6 साइनो जुड़े हुए थे, अब आपके 6 साइनो से कोबाल्ट की जगह क्रोमियम आ गया। वही अक्षय कुमार वाला मीम हो गया, एक्सचेंज, पोजीशन एक्सचेंज। सेंट्रल मेटल एटम ने अपना कोऑर्डिनेशन एंटाइटी ही एक्सचेंज कर लिया, तो इस तरीके के कंपाउंड को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। ठीक है, अगला आता है सॉल्वेशन आइसोमर। नाउ गाइस सॉल्वेशन आइसोमर के अंदर आप यहां पर ऑब्जर्व करो, इस वाले कंपाउंड के अंदर आपके 6 एक्वा के लिगेंड्स है। एक्वा मतलब वाटर। अब जब आप इस कंपाउंड को, जो कि वायलेट कलर का है, अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे, अगर आप इसका सॉल्वेशन करोगे, तो यू विल बी ऑब्जर्विंग कि यहां पर एक भी वाटर मॉलिक्यूल इस क्रोमियम को छोड़कर बाहर नहीं जा रहा है, बल्कि सिर्फ 3 क्लोरीन के आयंस आयोनाइज हो रहे हैं। वॉयलेट कलर का ये सॉल्ट रहेगा। लेकिन आप यहां पर ऑब्जर्व करो, एक काउंटर आयन क्लोरीन अंदर चला गया और अंदर से एक एक्वा नाम का लिगेंड बाहर आ गया। मतलब अब यहां पर 2 क्लोरीन और एक वाटर का मॉलिक्यूल, यानी यहां पर 3 काउंटर आयन है बाहर। पहले भी 3 काउंटर आयन थे, अभी भी 3 काउंटर आयन है, लेकिन अब 3 काउंटर आयन में से एक काउंटर आयन वाटर है। पहले अंदर 6 के 6 वाटर थे, अभी भी अंदर 6 लिगेंड है, लेकिन 5 वाटर और 1 क्लोरीन है। दैट मीन्स यहां पर जब आप इसका सॉल्वेशन करोगे, जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे,
तो इनका एक तो आयोनाइजेशन अलग होगा और दूसरा ये सॉल्ट सॉल्वेटेड सॉल्ट कहलाएगा। सॉल्वेटेड का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपके सॉल्ट से वाटर का मॉलिक्यूल चिपका रहे, उसको सॉल्वेटेड सॉल्ट बोलते हैं। तो इसके अंदर आप देखो एक भी सॉल्वेटेड मॉलिक्यूल नहीं है क्योंकि इसके पास में डॉट H2O नहीं है, लेकिन इसके पास में डॉट H2O, तो ये सॉल्वेशन आइसोमर्स की कैटेगरी में आएगा। इसके बाद अगर मैं आपको कराऊं तो यह है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। यहां पर गाइज आप देखो इस वाले के अंदर सल्फेट काउंटर आयन इसमें भी है, सल्फेट काउंटर आयन इसमें भी है, लेकिन यहां वाले में आप ऑब्जर्व करो कि इस कोबाल्ट से 4 अमाइन इधर जुड़े हुए हैं, 2 अमाइन और 2 क्लोरीन इधर जुड़े हुए हैं। लेकिन इस कंपाउंड के अंदर क्या हुआ, लिगेंड्स की पोजीशन काउंटर आयन लिगेंड की पोजीशन कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर ही बदल गई। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर पोजीशन में चेंज आना, इस कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। मतलब पहले आप देखो वहां पर 4 अमाइन थे लेकिन अब यहां पर 3 ही अमाइन है। पहले यहां पर 2 अमाइन थे लेकिन अब यहां पर 3 अमाइन हो गए, मतलब यहां का एक अमाइन उठकर यहां आ गया, तो दोनों तरफ 3-3 हो गए। पहले यहां पर इस वाले कोबाल्ट के पास में 2 क्लोरीन थे लेकिन अब इसके पास में एक ही क्लोरीन है। क्यों? क्योंकि एक क्लोरीन यहां से उठ के इधर आ गया, ये यहां पर दिख रहा है। तो इस तरीके के कंपाउंड्स को कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों और बात करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स की। नाउ वी ऑल नो व्हाट डू यू मीन बाय स्टीरियो। हम लोग सब जानते हैं स्टीरियो का मतलब होता है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अराउंड सेंट्रल मेटल एटम। क्या ये बात मेरे प्यारे किडीज को समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलो? ठीक है, अब अकेडमी से आ गया है एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट। एंड गाइज अपडेट कुछ ऐसा है कि मेरा खुद का पर्सनल एक बैच अनअकैडमी पर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है संपूर्ण बैच। ये NTSC स्टूडेंट्स फॉर 2022 बैच वालों के लिए है। मतलब अगर आप क्लास 10th में है या 9th में भी हैं और अगर आप लोग NTSC के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो गाइज ये मेरा जो बैच है 14 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। एंड इस बैच के अंदर मैं केमिस्ट्री लेने वाला हूं एंड फॉर क्लास 9th एंड क्लास 10th इसके अंदर मैं सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। तो गाइज अगर आप लोग किसी भी स्टूडेंट को जानते हैं जो 9th या 10th में है तो गाइज आस्क देम टू ज्वाइन एन अकेडमी और इस बैच को जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। चलो गाइज, तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। अब गाइज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जैसा मैंने आपको बताया स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक पार्ट है। स्टीरियो मतलब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स एंड काउंटर आयन अराउंड सेंट्रल मेटल एटम। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, देखो गाइस, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सबसे पहली बात तो दिमाग में याद रखना कि हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस के अंदर होता है। सर हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस मतलब? अरे मेरे प्यारे दुर्योधनो, मैंने बताया था ना हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनके अंदर एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स मौजूद हो, उनको बोलते हैं हेटेरोलेप्टिक लिगेंड। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उन कंपाउंड्स में बहुत कॉमन है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 हो। यूजुअली सारे कंपाउंड का 4 और 6 होता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये बड़ी बात है, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के अंदर यूजुअली ये देखा जाता है। अब गाइस, आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म में यूजुअली 2 प्रकार का होता है। पहला होता है सिस एंड दूसरा होता है ट्रांस। याद करो क्लास 11 हाइड्रोकार्बन्स नाम का चैप्टर, जब हम अल्कीन्स के आइसोमर्स पढ़े थे, सिस और ट्रांस आइसोमर। सिस मतलब एक साइड पर एक टाइप के सब्स्टिट्यूएंट और दूसरे साइड पर दूसरे टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स, उनको बोलते हैं सिस एंड ट्रांस। नाउ अगर मेरे पास में कंपाउंड है जिसके एक साइड पर सेम अटैचमेंट हो और दूसरे टाइप पर भी सेम अटैचमेंट हो तो वो सिस की कैटेगरी में आ जाएगा। और अगर दोनों साइड पर डिफरेंट अरेंजमेंट हो तो वो ट्रांस की कैटेगरी में आ जाएगा। चलो मैं आपको करके बताता हूं। देखो मेरे पास में एक स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री वाला एक कंपाउंड है जिसको हम लोग मार्केट में सिस्प्लेटिन के नाम से बेचते हैं। ये कैंसर ट्रीटमेंट वाली ड्रग है। अब यहां पर आप देखो प्लेटिनम है। अगर मैं इस प्लेटिनम को इस तरीके से बीच में से कट करके देखने की कोशिश करूं
आप यहां पर ऑब्जर्व करेंगे कि इसके एक एंड पर अमाइन और इधर भी अमाइन है और इधर क्लोरो और इधर भी क्लोरो है, तो ये हो गया सिस्प्लेटिन। ये कैंसर ट्रीटमेंट के काम में आता है। लेकिन अगर यहां देखो कि अगर मैं यहां पर अमाइन हटाकर यहां पर क्लोरीन लगा दूं और यहां पर क्लोरीन हटाकर अमाइन लगा दूं तो पोजीशन इंटरचेंज हो गई। ये वाली पोजीशन तो सेम है अमाइन और क्लोरीन की, यहां अमाइन की जगह क्लोरीन और क्लोरीन की जगह अमाइन कर दिया तो यहां पर पोजीशन घूम गई, तो ये हो गया ट्रांसप्लेटिन। अब आप सब जानते हैं, आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था कि सिस्प्लेटिन कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इफेक्टिव है, ट्रांसप्लेटिन का कैंसर ट्रीटमेंट पर कोई असर ही नहीं होता। तो अब आप समझ रहे हो, सिर्फ क्लोरीन और अमाइन की पोजीशन बदल जाने की वजह से कंपाउंड की पूरी प्रॉपर्टी बदल गई, इसीलिए आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अब मेरे पास में जैसे ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री वाला था, अब ये सेकेंड नंबर वाला कंपाउंड देखो, प्लेटिनम ग्लाइसिनेटो। इन दोनों का ही नाम क्या है? प्लेटिनम ग्लाइसिनेटो। ये मोनोडेंटेड लिगेंड्स थे सारे, ये सारे लिगेंड्स मोनोडेंटेड थे, यानी एक लिगेंड एक वक्त पर एक ही लोन पेयर डोनेट करके एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है। लेकिन यहां पर आपका एक लिगेंड जिसका नाम है ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो क्या होता है? NH2CH2COO। ये अपने आप में एक लिगेंड है, NH2CH2COO। उसमें ये अमाइन, मतलब ये NH2 वाला पार्ट, आई एम सॉरी, अपना लोन पेयर प्लेटिनम को दे रहा है और यहां से ये ऑक्सीजन भी अपना लोन पेयर प्लेटिनम को दे रहा है, तो ये बायडेंटेड लिगेंड की कैटेगरी में आ गया। तो अगर एक प्लेटिनम से एक ग्लाइसिनेटो इधर और एक ग्लाइसिनेटो इधर जुड़ जाता है, जहां पर ये भी NH2CH2COO, जिसमें ये ऑक्सीजन भी अपना लोन पेयर देना चाह रहा है, ये नाइट्रोजन का NH2 भी, NH2 का नाइट्रोजन भी अपना लोन पेयर देना चाह रहा है, तो ये तुम्हारा हो गया बायडेंटेड लिगेंड वाला कंपाउंड। अब यहां पर आप ऑब्जर्व करें, इस प्लेटिनम ग्लाइसिनेटो में NH2CH2 ऊपर है, NH2CH2 ऊपर है, COO नीचे है, COO नीचे है। लेकिन इस वाले ग्लाइसिनेटो में, ट्रांस वाले में देखो क्या हुआ, ये तो एज इट इज है, जैसे ये था वैसे ये भी है, लेकिन यहां पर पोजीशन उल्टी हो गई, COO ऊपर चला गया, CH2 NH2 नीचे आ गया, तो ये ट्रांस हो गया, ये सिस हो गया। सिस में CH2 NH2 ऊपर, CH2 NH2 ऊपर, COO नीचे, COO नीचे। यहां पर क्या हुआ, NH2 CH2 ऊपर, COO ऊपर, COO नीचे, CH2 NH2 नीचे, तो यहां पर पोजीशन इंटरचेंज हो गई। हम यहां पर एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल वाला एक एग्जांपल हम लोग यहां पर उठा लेते हैं। यहां पर आप देखो, कोबाल्ट के पास में आप यहां पर ऑब्जर्व करो, एक साइड पर ऊपर 2 Cl हैं, बाकी सारे अमाइन नीचे हैं, तो ये सिस कैटेगरी में आ गया। लेकिन यहां देखो, यहां पर एक Cl ऊपर है, एक Cl नीचे, यानी आप यहां पर इसको अगर ऐसे भी कट कर रहे हो तो भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसे भी कट कर रहे हो तो भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब यहां पर क्लोरीन आमने सामने आ गया। क्या बात समझ में आ गई? तो ये ट्रांस कैटेगरी में आ गया, ये सिस कैटेगरी में आ गया। सिस कैटेगरी को आप यहां पर ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब दो सेम टाइप के लिगेंड एक दूसरे से एडजेसेंट पोजीशन पर हो, एक दूसरे के पास पास हो, तो जब दो क्लोरीन के लिगेंड एक दूसरे के साथ में एडजेसेंट पोजीशन पर होंगे और बाकी के लिगेंड एक दूसरे के साथ में एडजेसेंट पोजीशन पर होंगे तो सिस। लेकिन अगर दो लिगेंड्स एक दूसरे से एडजेसेंट पोजीशन पर नहीं हो तो वो ट्रांस, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल लेते हैं। अब यहां पर हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया है मिक्स लिगेंड का। दो लिगेंड मेरे पास में मोनोडेंटेड है और दो लिगेंड मेरे पास में बायडेंटेड है, इथाइलिन डायमाइन, EN, इथाइलिन डायमाइन। अब आप यहां पर देखो अगेन, जैसा मैंने आपको डिफाइन करवाया था, ये देखो, सॉरी, जैसा मैंने आपको यहां पर डिफाइन करा था, मैं ये लाइन हटा देता हूं, इसका कोई मतलब नहीं है बनाने का, इट्स नॉट ऑफ आवर यूज। हम इसको बस एक डैश लाइन से समझने की कोशिश करेंगे। ये देखो, ये देखो, एक एंड पर दोनों क्लोरीन आ गए, एक एंड पर दोनों EN आ गए। यहां पर दोनों क्लोरीन एडजेसेंट है, यहां पर दोनों EN एडजेसेंट है, सिस। यहां पर क्या हुआ, यहां पर गड़बड़ हो गई, यहां पर एक क्लोरीन ऊपर चला गया, एक क्लोरीन नीचे चला गया, एक EN इधर चला गया, एक EN इसके सामने आ गया, तो दोनों ट्रांस हो गए। समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो ये सिस और ट्रांस का खेल हो गया।
अच्छा, आप लोगों को ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें कि 2 लिगेंड्स हो और इक्वल नंबर में हो, बात समझे? देखो यहां पर आपके पास में 2 लिगेंड्स थे, 2 टाइप के लिगेंड्स थे, क्लोरो और अमाइन, लेकिन एक का नंबर ज्यादा था 4 और एक का नंबर कम था 2, 2 क्लोरो थे 4 अमाइन थे। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि आपके पास में 2 टाइप के लिगेंड्स तो हैं, आपके पास में किडूस प्यारे बच्चों 2 टाइप के लिगेंड्स तो हैं, लेकिन दोनों बराबर नंबर वाले हैं, यानी NO2 यानी नाइट्रिटो भी 3 है और अमाइन भी 3 है, तो ऐसे कंडीशन में आप सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म में यूज नहीं करेंगे। ऐसी कंडीशन में आप 2 नए आइसोमर यूज करेंगे जिसका नाम होता है फैक एंड मर। फैक एंड मर, मर बोले तो मेरिडायनल और फैक बोले तो फेशियल। फेशियल मतलब आप इमेजिन करो आपके पास में एक ऑक्टाहेड्रल है, सुनना, आपके पास में एक ऑक्टाहेड्रल है, ट्याऊ ट्याऊ ट्याऊ। देखो मैं एक ऑक्टाहेड्रॉन आपको एक ऑक्टाहेड्रॉन बनाकर बताता हूं, ट्याऊ 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 ट्याऊ, इसको मैंने इससे जोड़ा, इसको मैंने इससे जोड़ा, इसको मैंने इससे जोड़ा, इसको मैंने इससे जोड़ा, बोलो तेरी ये वल्गर बच्चे कुछ तो भी बात, बदतमीज बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, ऐसा नहीं करना। अब इस ऑक्टाहेड्रल को देखो, नहीं मजा नहीं आया ना, मजा नहीं आ रहा है, ऐसा जरा अच्छे से बनाइए, और अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूं, प्यार से बनाने की कोशिश करता हूं। चलो हाँ, अब देखो इधर, ट्याऊ ट्याऊ ट्याऊ। अब मैं इसको एक काम करता हूं, कॉपी कर लेता हूं। कॉपी कहां से होगा बे? अरे कॉपी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, छोड़िए, नया ही बना लेते हैं। टे 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 टे, इसको मैं इससे जोड़ देता हूं मित्रों, इसको मैं इससे जोड़ देता हूं मित्रों, और इसको मैं इससे जोड़ता हूं मित्रों। अब ये ऑक्टाहेड्रॉन बन गया, ठीक है किडूस। अब आप इस ऑक्टाहेड्रॉन पे देखो, ये एक पोजीशन है, ये एक पोजीशन है, ये एक पोजीशन है, ये 3 पोजीशन हो गई आपकी, और यहां पर आपकी एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है, और एक पोजीशन ये है। अब ये आपका डब्बा हो गया। इसको अगर आप ऊपर से देखो तो ये पीले कलर वाला दिख रहा है, इसको अगर आप उल्टा करके नीचे से देखो तो ये व्हाइट कलर वाला दिख रहा है। अब यही आपका स्ट्रक्चर ये कोबाल्ट का भी है, मतलब एक्चुअली आपका कोबाल्ट यहां पर कहीं पर बीच में बैठा है, मतलब एक्चुअली आपका कोबाल्ट यहां पर कहीं पर बीच में बैठा है। इस कोबाल्ट से एक NO2 यहां जुड़ा हुआ है, एक NO2 यहां जुड़ा हुआ है, एक NO2 यहां जुड़ा हुआ है, फिर इससे एक NH3 यहां जुड़ा हुआ है, एक NH3 यहां जुड़ा हुआ है, और एक NH3 यहां जुड़ा हुआ है। तो जब आप इसको ऐसे जोड़ेंगे, 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 तो ये ऑक्टाहेड्रॉन बन गया। अब आप देखो, अगर आप इसको ऊपर वाले स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये तीनों NO2 एक साथ एक एंड पर है, ये तीनों NO2 एक साथ में NO2 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 एक साथ पड़े हुए हैं। तो ये NO2, ये NO2 और ये NO2 एक साथ पड़े हुए, मतलब ये तीनों फेस पर है, ये तीनों फेस पर मौजूद है। यानी अगर मैं कोबाल्ट इस स्ट्रक्चर को अगर मैं ऐसे देखूंगा तो मुझे यहां पर NO2 नजर आएगा, मुझे यहां पर NO2 नजर आएगा, और मुझे यहां पर NO2 नजर आएगा। अच्छा, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये NH3, ये NH3 और ये NH3 मुझे ऐसे नजर आएंगे। NH3 यहां हो जाएगा, NH3 यहां नजर आएगा, NH3 यहां नजर आएगा, और NH3 यहां नजर आएगा। तो ये एक फेस पर हो गए। तो यहां पर इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं फैक। ये देखो, ये एक फेस बन गया, और ये और ये एक फेस बन गया, इसको बोलते हैं फेशियल आइसोमर। और अगर मान लो बाय चांस इस तरीके का अरेंजमेंट नहीं होता है, मान लो इस प्रकार का अरेंजमेंट नहीं होता है, मतलब क्या कहने का है आपका सर,
मतलब यहां पर अब इस स्ट्रक्चर में यहां पर NO2 आ जाए, यहां पर NO2 आ जाए, लेकिन यहां पर NH3 आ जाए मेरिडियन पर, यहां पर आपका NO2 आ जाए, यहां पर आपका NH3 आ जाए और यहां पर आपका NH3 आ जाए। तो यहां पर इस तरीके के अरेंजमेंट को देखो, NO2 NO2 और NO2, मतलब क्या हुआ, एक NO2 ये रहा, एक NO2 ये रहा और एक NO2 यहां आ गया। अब ये इस प्रकार का अरेंजमेंट दिख रहा है, ये देखो, अब ये अरेंजमेंट इस टाइप का दिख रहा है। मैं कलर चेंज करके बताने की कोशिश करता हूं, ये देखो, ये अब अरेंजमेंट कुछ इस टाइप का दिख रहा है, उसको बोलते हैं मेरिडियन अरेंजमेंट। ये देखो, मेरिडायोनल, इनफैक्ट आई वुड से मेरिडायोनल अरेंजमेंट। ये आई बात समझ में? तो ये NO2 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 एक इधर हो गया और एक NH3 और NO2 ऐसा हो गया। ये देखो, ये आई बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में? तो ये हो गया मेरिडायोनल। इज दैट क्लियर टू यू? इज दैट क्लियर टू यू प्यारे बच्चों? अरे मैंने क्यों रब कर दिया? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किडूस? तो ये हो गया आपका ये अरेंजमेंट। अब थोड़ा आगे चल के इंपॉर्टेंट नोट अपन बात कर लेते हैं कि जो आप लोगों के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उसमें जितने भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, वो सिस ट्रांस नहीं शो करेंगे। सर अभी तो आपने बोला था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 वाले शो करते हैं, लेकिन बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो है वो दो टाइप के कॉम्प्लेक्स शो करते हैं, एक टेट्राहेड्रल और एक स्क्वायर प्लेनर। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जिनकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है वो ये शो करेंगे, स्क्वायर प्लेनर वाले शो करेंगे। जैसे देखो, ये स्क्वायर प्लेनर है, ये स्क्वायर प्लेनर है, ये स्क्वायर प्लेनर है, लेकिन टेट्राहेड्रल कैसा दिखता होगा? टेट्राहेड्रल से दिखता होगा प्लेटिनम, ये ए, ये ए, ये ए और ये ए, ये स्क्वायर प्लेन, ये टेट्राहेड्रल है। ये कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस और ट्रांस शो नहीं करेगा। दूसरा, अगर आपके कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 है तो वो भी किसी भी प्रकार का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो नहीं करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अगर आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, अगर वो MA4 टाइप, MA3B टाइप और MAB3 टाइप का है तो वो भी सिस और ट्रांस शो नहीं करेगा। मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में आपका कंपाउंड MA2B2 टाइप का होना चाहिए, समझे? MA2B2 टाइप का होना चाहिए, तब मजा आएगा। जैसे मैंने आप लोगों को अभी सिस प्लेटिन में सिखाया था, देखो ये तुम्हारा मेटल हो गया A2 यानी NH3 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 NH3, B2 Cl2 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 Cl2, ये शो कर रहा है। लेकिन अगर मान लो यहां पर NH3 NH3 और एक और NH3 आ जाता, अगर यहां पर मान लो क्लोरीन की जगह NH3 आ जाता, तो फिर क्या ये सिस ट्रांस शो करता? क्या नहीं, फिर ये सिस ट्रांस शो नहीं करता। इसीलिए MA2B2 टाइप का ही शो करेगा, उसके अलावा और कोई टाइप शो नहीं करेगा। अगर आपके पास में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, उसमें भी MA6, क्योंकि ये होमोलेप्टिक हो जाएगा, मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि ये सिर्फ हेटेरोलेप्टिक के अंदर ही शो करते हैं, ये सिर्फ हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के अंदर ही शो करते हैं। लेकिन यहां पर तो ये होमोलेप्टिक हो गया ऑक्टाहेड्रल में, तो इसमें तो शो नहीं करेगा। MA5B के अंदर भी शो नहीं करेगा, एटलीस्ट ये MA4B2 टाइप या MA3B3 टाइप का होगा तो शो करेंगे। इसमें आप फैक और मर देखेंगे और इसके अंदर आप लोग सिस और ट्रांस देखेंगे। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? चलिए गाइस, इसके बाद में जो आप लोगों के अगले आइसोमर्स आते हैं वो मैं आपको लिख के पढ़ाऊंगा, वो मैंने यहाँ पर नोट्स में इंक्लूड नहीं करे। तो दैट इज कॉल्ड एज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नहीं जियोमेट्रिकल तो हो गया, आई एम सॉरी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नाउ व्हाट डू मीन बाय ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? गाइस, वो कंपाउंड्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के पाथ को डिविएट कर सके वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो हम लोग बात करेंगे
ऑप्टिकली एक्टिव compounds are those compounds which can rotate the path of plane polarized light. आपकी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसके पाथ को ये घुमा सकते हैं। आपको मालूम है अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो या तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होंगे या तो वो लीवो रोटेटरी होंगे। आप लोग सब जानते हैं लीवो रोटेटरी मतलब लेफ्ट साइड इन द सेंस एंटी क्लॉकवाइज, और डेक्स्ट्रो मतलब क्लॉकवाइज। क्या ये बात आप सब लोग जानते हैं? बिल्कुल सर, बहुत इजी सी बात है, हम लोग सब जानते हैं। अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। देखो मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल कतई इस बात का प्रूफ नहीं है कि अलाइनमेंट ऐसा होगा तो ही डेक्स्ट्रो होगा। एक डेक्स्ट्रो होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसकी मिरर इमेज, उसकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। याद करो, मैंने हेलो अल्केन हेलो एरीन में पढ़ाया था, मेरा ये हाथ मेरे दूसरे हाथ की मिरर इमेज है, लेकिन अगर मैं इस हाथ के ऊपर ये दूसरा हाथ रखने की कोशिश करूंगा तो ये सुपर इम्पोज नहीं हो पा रहा है। थंब और थंब अपोजिट हो गए, ये सूसू वाली उंगली अपोजिट हो गई, तो ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो पा रहे हैं। तो ये इसकी मिरर इमेज है और ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव की कैटेगरी में आएंगे। तो यहां पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपके कोबाल्ट से एक इथाइलिन डायमाइन ऐसा और एक इथाइलिन डायमाइन ऐसा, अगर ये जुड़ता है और इस कॉम्प्लेक्स पर बेसिकली +3 चार्ज होता है, तो अगर आप इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे तो गाइज इसकी मिरर इमेज कैसी होगी? इसकी मिरर इमेज में आप लोगों को एक EN इधर दिखाई देगा, एक EN इधर दिखाई देगा और एक EN इधर दिखाई देगा, +3 चार्ज इस पर भी दिखाई देगा। तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो गए, दोनों एक दूसरे पर नॉन सुपर इंपोजेबल रहेंगे। तो अगर इन दोनों में से कोई एक डेक्स्ट्रो रहा होगा तो दूसरा वाला डेफिनेटली लीवो रहेगा। अब यहां पर आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि ये डेक्स्ट्रो है क्या, ये एक्सपेरिमेंटली होगा। ये प्लेन पोलराइज लाइट को इसके सोल्यूशन से पार करके देखा जाएगा कि क्लॉकवाइज जा रही है या एंटी क्लॉकवाइज। एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया होगा कि क्लॉकवाइज गई तो इसको डेक्स्ट्रो नाम दिया गया, तो ये लीवो नाम हो गया। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, किडोस मेरे प्यारे बच्चों, एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूं। जैसे मान लो आपके पास में यहां पर कोबाल्ट है, तो एक क्लोरीन यहां पर होता है, एक क्लोरीन यहां पर होता है, एक EN यहां पर होता है और एक EN यहां पर होता है। अब जब आप इसकी मिरर इमेज बनाएंगे कोबाल्ट, तो ये क्लोरीन तो यहां रहेगा लेकिन ये क्लोरीन इधर आ जाएगा, ये EN इसकी मिरर इमेज में ये EN इधर आ जाएगा और ये वाला EN आगे आ जाएगा। ये तो इस कॉम्प्लेक्स पर आपको +2 चार्ज देखने को मिलता है, ये वाला डेक्स्ट्रो रहता है और ये वाला आप लोगों को इस पर +2 चार्ज देखने को मिलता है और ये वाला लीवो होता है। तो गाइज इसके साथ में आपके आइसोमेरिज्म वाला पार्ट खत्म होता है। प्लीज इसको ध्यान से आराम से बढ़िया तरीके से देख लीजिए। आइसोमर्स हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे थ्योरीज, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और हमारा चैप्टर एंड की ओर बढ़ चलेगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।